मॉर्निंग क्लास 10। आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी वर्ड्स हमारे इम्पोर्टेंस हैं, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। इसमें हम लोग इस चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर्स आपने जो इकोनॉमिक्स क्लास 9 में पढ़ी थी इससे थोड़ा अलग है ये। ठीक है, ये तो थोड़ा डिटेल्स में आ जाएगा। तो अभी आपको क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसे जितना हो सके आप एक बार खुद अपने आप में रीडिंग करेंगे चैप्टर्स को, और ये वीडियो को बार बार देख लेंगे। इस चैप्टर में जो मार्क्स होगी, इस चैप्टर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से जो नंबर्स कंटेंट करती है, मार्क्स जो करती है, वो 3 मार्क्स की है। लेकिन किस तरह से 1 + 1 + 1 = 3, मतलब ये 3 मार्क्स का है। ऑल टुगेदर कितनी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर? 3 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स वाले। तो ठीक है, ये 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स में से। तो मतलब इसमें हमें डिटेल्स में क्या पढ़ना होगा, एवरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उसे हमें अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 3 मार्क्स के 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो इसी तरह से तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, नेशनल इनकम किसे बोलते हैं और वो क्या है। तो सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। कहा गया है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन यूज़ द वर्ड इनकम। हम लोग अपने लाइफ में हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं इनकम। इनकम इज़ कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तो डिटरमाइन करता है किसे, डेवलपमेंट को ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली, कि उस पर्सन उस फैमिली में वो कितना इनकम करते हैं, उसकी फैमिली कैसी है, वो बेस होता है उसके इनकम से। इससे फिर और क्या पता चलता है कि इनकम इज़ नॉट ओनली द डिटरमिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बताता, साथ में और क्या बताता है, इट कंसिस्ट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिपिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर इसके अलावा और क्या फैक्टर्स होंगे, सोशल स्टेटस। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है डिपेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ अ फैमिली पोर्ट्रेट, कि फैमिली कैसी है, इसकी मटेरियल लाइफस्टाइल क्या है, सोशल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है उनके। इसी तरह से ये सब चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक नेशनल इनकम ऑफ अ पर्सन और फैमिली, उसी जैसा अगर हमने अभी देखा कि पर्सनल लाइफ में इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इनकम इम्पॉर्टेंट है? इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा डेवलपमेंट पता चलता है ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली। साथ साथ हमने ये देखा कि सिर्फ ये हमें डेवलपमेंट ही नहीं बताता, बल्कि हमारे और भी वेरियस फैक्टर्स को बताया जाता है, डिपेक्ट करता है। जैसे कि हमारी फैमिली कैसी है, उसकी मटेरियल लाइफस्टाइल कैसे, मतलब हमारे पास सामान क्या क्या है, हम जिससे अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं, सोशल स्टेटस कैसा समाज में, और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे डेवलपमेंट के थ्रू, घर को अच्छा बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, एजुकेशन को अच्छा करने के लिए सोचेंगे। तो इसी तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो उसी जैसा जब एक पर्सन और एक फैमिली की डेवलपमेंट होती है इनकम के थ्रू, तो हमारे देश का भी तो है। तो जस्ट लाइक इनकम ऑफ अ पर्सन और फैमिली, नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। तो ये हमारा एक पर्सनल और सिंगल फैमिली। अब आएगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, वो भी है इम्पॉर्टेंट। अब नेशनल इनकम क्या बताता है, तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या डिपिक्ट करता है, नेशनल इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या वो नेशनल इनकम डिपिक्ट द नेशनल कंडीशंस, वो बताता है कि देश की कंडीशंस कैसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वो उससे पता चलता है, नंबर 1। फिर नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम वी कैन कंपेयर, हम क्या कंपेयर करेंगे, इकोनॉमिक ऑफ वेरियस कंट्रीज़। अगर हमें पता है कि हमारी देश में हमारी कंट्री कितना अर्न करती है, कितना अर्न कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या दूसरे कंट्री का अर्निंग भी देखेंगे, तो उसे हम कंपेयर करेंगे। तो इससे हमें कंपेरिजन हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारे देश कितना आगे जा रही है। ठीक है, फिर थर्ड आता है, दिस ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। साथ साथ इससे पता चलता है कि कौन से सेक्टर्स में कितना ज़्यादा इनकम हो रहा है, एंड ऑल्सो दे आर रिलेवेंट इम्पॉर्टेंस। सेक्टर्स हमने क्लास 9 में किया था, अभी इसमें भी सेक्टर्स पढ़ेंगे। हमारे सेक्टर्स आ दिया इकोनॉमिक में 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स वी विल डू इन दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, सो अगेन वंस अगेन
national income is important. Why it is important? National income, first of all, we consider that income of a family which depicts development, economic development, personal lifestyle, status, economic development. Same like that, economic national income of a country also depicts. हमें उससे पता चलता है कि देश की इनकम कितनी है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कितना है उसका, फिर हम उससे दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसके साथ हमें दूसरी सेक्टर्स, हर सेक्टर्स के बारे में कितना अर्निंग हो रहा है। इसी तरह से हम साथ में लास्ट में अगर हमें उसके पता सही से हम फिगर्स पता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर्स में कितना खर्च कर सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों में और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमें इससे पता चल जाती है। तो ओवरऑल नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना व्हाट इज़ नेशनल इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बुक में क्या है वो उसके छोड़ के, नेशनल इनकम जैसे देश का हमने पढ़ा इनकम ऑफ अ पर्सन और फैमिली, तो इसी तरह से देश जो है, देश में कौन रहता है? पॉपुलेशन, पीपल्स और पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने सारे पॉपुलेशन अर्न कर रहे हैं, सारे पॉपुलेशन अर्न कर रहे हैं, तो उन सभी का इनकम किसका हो जाएगा? देश का होगा, नेशनल इनकम होगा। तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं हम? नेशनल इनकम रिफर्स द इनकम विच इज़ अर्न विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर अर्न होता है इन ऑल द 3 सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, नेशनल इनकम्स रिफर्स टू द मॉनेटरी यूनिट्स, वैल्यू ऑफ मॉनेटरी, जो मेजरमेंट्स कितना है इसकी वैल्यू, इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ ये तो सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से अलग से बोला गया, लेकिन आपको याद रखने के लिए द इनकम अर्न विद इन द कंट्री, याद रखना, जो सिंपल और स्ट्रेट है, इनकम अर्न income earned within the country, within the country and from abroad, बाहर से भी आती है। in a financial year, in a financial year or in a particular year, फाइनेंशियल ईयर लिख देते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या वो पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो उसको कहा जाता है कि वो नेशनल इनकम है। तो जो इनकम देश के अंदर हो रही है, अर्न कर रहे हैं देश के अंदर सेक्टर्स के थ्रू, और जो इनकम बाहर से आ रही है, बिजनेस होती है, वो सभी इनकम मिला के, और वो पीरियड होता है हमेशा, मेजरमेंट जो होती है वो हमारे इकोनॉमिक में पीरियड आएगा, 1 पीरियड 1 ईयर। तो मेनली 1 ईयर को ही हम रखा जाता है फाइनेंशियल ईयर में, 1 ईयर, तो उसी को कहा जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम। तो सिंपल लैंग्वेज में था कि इनकम विच इज़ अर्न विद इन द कंट्री एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो ईजिली आप इस तरह से बता सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन भी आ जाएगा अभी, इट कैन बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स and services produced by all the sources production during a particular time यहाँ पे बताया गया, particular time में जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी टाइम पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है, 1 ईयर लिया जाता है इन द कंट्री। तो ये वही चीज़ जो हमने डिस्कस किया, वही चीज़ है, बट लैंग्वेज थोड़ा सा अलग बोल दिया है थोड़ा सा। तो मैंने आपको ईजी करने के लिए कहा था कि ये याद रखना, आप भूलना नहीं। सिंपल लैंग्वेज में द इनकम विच बी अर्न विद इन द कंट्री एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। यही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, ठीक है, मीनिंग सेम है। फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज अ कम्युनिटी विच इज़ नॉट प्रोसेस फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ना नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमें इसे पता करना है कि फाइनल प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं और ये क्या है जिससे कहा जा रहा है नेशनल इनकम में इसी को इंक्लूड किया जाता है और किसी को इंक्लूड नहीं करते ना। तो व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट्स। अब उससे पहले हम मूव करेंगे, सेक्टर्स में जाएंगे। सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि हमने क्लास 9th में एक बार किया, चैप्टर्स डिस्कस किया हुआ है सेक्टर्स में। तो पहला सेक्टर्स कौन आता है, प्राइमरी।
फिर सेकेंडरी। ना प्राइमरी को एग्रीकल्चर के नाम से भी हमने पढ़ा था, इसे एग्रीकल्चर के नाम से भी कहा गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर। और सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से भी हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसी तरह से तीसरा हो गया, तो ये नंबर 1 हो गया प्राइमरी, नंबर 2 हो गया सेकेंडरी, और थर्ड वाला आ गया, थर्ड हो गया टर्शियरी सेक्टर। थर्ड वाले को टर्शियरी सेक्टर्स के नाम से कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर्स जो है हमारा, इसे क्या बोला जाता है, इसे एक और नाम से बोलते हैं सर्विस सेक्टर। किस नाम से? सर्विस सेक्टर्स के नाम से। तो हमने देखा अभी कि हर सेक्टर्स में 2-2 नाम दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों को साथ में। ये तीनों जो है, तीनों डिपेंडेंट है। तो नंबर 1 क्या था? प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, और थर्ड था टर्शियरी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइमरी मतलब बेसिक, शुरुआत होती है जिसके लिए इसको एग्रीकल्चर कहा गया। सब कुछ जो होता है, रॉ मटेरियल्स हमें मिलता था प्राइमरी से। तो एग्रीकल्चर में मान लेते हैं वीट लेते हैं। ये वीट जो प्रोड्यूस हुआ, वीट कहाँ बना? फार्मर्स के थ्रू। फार्मर्स ने वीट्स को बेचा, मान लेते उसने 8 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। किसे बेचा? कौन लेगा? सेकेंडरी, बट जिसे हमने कहा था इंडस्ट्री सेक्टर्स भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री करता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, अलग तरीके से वो वापस बनाता है। तो वीट को वो पाउडर बनाएगा, अब वो क्या बनाएगा? फ्लोर, मीन्स आटा बनाएगा। तो फ्लोर बनाया पहला उसने गेहूँ से आटा बनाया, फ्लोर बनाया। तो इसने 8 रुपीज़ पर केजी, तब इसने आटा बनाया तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? मान लो 10 रुपीज़ पर केजी हो गया, 2 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। अब ये वापस फ्लोर जो है वो उसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में दूसरे स्टेप में जाएगा, दैट इज़ मान लेते बिस्किट कंपनी में गया। बिस्किट कंपनी ने उसमें शुगर मिलाया, बटर मिलाई, ठीक है, बटर, ऑयल, शुगर जो भी है उसको बना के, नट्स मिलाने के बाद उसको बिस्किट बनाने के बाद पर पैकेट मान लेते हैं इसको 10 रुपीज़ में बेचा, या फिर 10 रुपीज़ ही कर लेते हैं पर पैकेट बेचा उसने, पर केजी नहीं, पर पैकेट। तो यहाँ पे देख लो, इससे एक काम करते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, मान लेते हैं ये 12 रुपीज़ करके पर पैकेट बेचा, ठीक है। तो 8 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, फिर 12 रुपीज़। अब उसके बाद यहाँ पर ये कहाँ जाएगा? टर्शियरी में। मार्केट में जो बिक रहा है वो कितने रुपीज़ में बिक रहा है? 12 रुपीज़ पर पैकेट। अब देखा जाए कि इसमें जो था मार्केट में अब आया, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स किसको बोलेंगे? आटे से हमने फर्स्ट में देखा, गेहूँ से, वीट से फ्लोर बना, आटा बना, ठीक है। फिर उसने क्या बनाया? उसने आटे को वापस उसने दूसरी इंडस्ट्री को बेचा, जहाँ पे बिस्किट इंडस्ट्री थी वहाँ पे गया वो, और 10 रुपीज़ उसने पर केजी उसने प्रोसेस करने के बाद वापस उसने बेचा। फिर बिस्किट कंपनी ने इसमें ऐड किया और उसको पर पैकेट में मे बी 5 हो या 6 हो बिस्किट्स, अकॉर्डिंग टू दैट उसने 12 रुपीज़ पर पैकेट बेचा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ तो स्टार्टिंग थी, यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे भी फ्लोर यूज़ किया गया, यहाँ पर भी यूज़ किया गया। तो हम एक ही चीज़ को 8 रुपीज़ को हम बार 8 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूड है 10 रुपीज़ में, ये 8 रुपीज़ वापस इंक्लूड है यहाँ पे 12 रुपीज़ में। तो ये जो है वापस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, तो उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होके अगर मान लेते हैं यहाँ पे 12 नहीं करके 15 रुपीज़ कर लेते हैं, 50 रुपीज़ पैकेट कर लेते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, सबको कॉस्ट टैक्स लेने के बाद मार्केट का वैल्यू आ गया 15 रुपीज़। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तीनों को, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो है 15 रुपीज़ पर पैकेट। तो 15 रुपीज़ पर पैकेट जो है वो हो गया हमारा बिस्किट, जो है ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गई ये। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट था बिस्किट मार्केट में मिला, फाइनल प्रोडक्ट, ये कितना करके बिक रहा है? 15
रुपीज़ पर पैकेट। तो ये हमारा हो गया फाइनल गुड्स, जहाँ पे हमने प्राइमरी भी इंक्लूड था उसके अंदर, सेकेंडरी भी था और टर्शरी भी इंक्लूड कर दिया। तो जहाँ पे हमने 8 रुपीज़ इसमें था, फिर प्लस 10 रुपीज़ भी था, फिर 12 रुपीज़ इनके अंदर। तो ये 8 रुपीज़ इसमें भी इंक्लूड है, 8 रुपीज़ इसमें भी इंक्लूड है और लास्ट में 15 रुपीज़ जो आ रहा है उसके अंदर भी इंक्लूड है। तो हम ये बार बार इसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम लास्ट वाला लेंगे क्योंकि लास्ट में भी ये सारा इंक्लूड आ जाता है, इसके अंदर सभी इंक्लूड आ जाता है। तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। तो उसी को जो मार्केट में अवेलेबल होती है, जो मार्केट में बेचते हैं हम, वो हमारा हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। इट मे बी प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो इसी तरह से इसे ही ऐड करते हैं। तो जब भी नेशनल इनकम कोई भी जब हम काउंटिंग करते हैं तो किसे काउंट करेंगे, प्राइमरी का इंडिविजुअल नहीं ऐड करते हैं कि प्राइमरी को ऐड करेंगे, सेकेंडरी को ऐड करेंगे, टर्शरी को ऐड करेंगे। इट इज़ ओनली एडेड द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, प्राइमरी वाला कॉस्ट, सेकेंडरी का कॉस्ट एंड टर्शरी का कॉस्ट, ये सभी इंक्लूड हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए इंडिविजुअल इसको नहीं ऐड करते फाइनल प्रोडक्ट्स। होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनल प्रोडक्ट्स किसे कह रहे हैं। उसी से सेम लाइक दैट फाइनल प्रोडक्ट सर्विस भी वैसे ही है। जो आप काम करते हो तो जो काम करते हो तो एंड में जो पेमेंट मिलता है उसके अंदर सारा कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पैसे नहीं होंगे, एंड में जो पेमेंट मिलेगा दैट विल बी द फाइनल सर्विस, जो मिल रहा है आपको वो फाइनल के लिए। तो इसी तरह से दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेशनल इनकम इन। तो इसी तरह से नेशनल इनकम फिर क्या होगा, इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम के मतलब आ गया सम टोटल्स, जो भी इनकम हो रहा है देश के अंदर उस सभी का टोटल हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है विद इन द कंट्री वो सारा हो गया। तो इसी तरह से एंड नॉट द इनकम, तो यहाँ पे एंड नॉट द इनकम ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इनकम सिटीजन्स जो कमा रहा है, सर्विस वो सर्विस में आ जाएगा और जो प्रोडक्ट्स हो रहा है वो भी आ जाएगा। तो सिर्फ सिटीजन्स का इनकम नहीं है, प्रोडक्ट्स भी है। इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है और प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल ईयर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और एंड होती है 31 मार्च। मतलब अगर अभी इस ईयर का देख लेते हैं 2020 चल रहा है तो 20 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। अभी एंड कब होगा 2021। 2021 में कब होगा 31 मार्च में। तो ये 1 ईयर हो गया। तो ये है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का डेट मेंशन करना ज़रूरी। आप 1 ईयर लिख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको डेट मेंशन करना है कब से कब तक। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ प्राइजेस। जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको क्रिएट करना, कुछ अच्छा करना। जैसे हमने वीट से क्या किया, फ्लर बनाया, फिर फ्लर से क्या बनाया, बिस्किट्स बनाया। दिस इज़ क्रिएटिविटी। बिस्किट तक हम उसको लेके गए, है ना, बिस्किट से, ब्रेड से, बेकरी जहाँ पर भी यूज़ करा है। तो प्रोडक्शंस लास्ट का ये हमारा बिस्किट्स है। तो जहाँ पे बिस्किट बनाने में प्राइस भी इंक्रीज़ हुई, वीट से प्राइस जो हुआ, फ्लोर का चेंज हुआ, फिर फ्लोर के बाद बिस्किट का चेंज हुआ। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ राइज, जो प्राइस राइज भी हुई यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार वापस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अब समझ में आ गया होगा कि आपको फाइनल गुड्स कैसे बोल रहे हैं। फाइनल गुड्स किसे बोल रहे हैं? फाइनल गुड्स जो एंड में मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों इंक्लूड होता है, उसे कहा जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय ऑल मीन्स ऑफ नेशंस। देश को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग इन देयर जॉइंट और कॉम्बाइंड एफर्ट्स। जो भी लोग काम करते हैं सभी की एफर्ट्स होती है, किसी अकेले का एफर्ट्स नहीं होता है। द डिसीजन ऑफ प्राइस इंक्रीज, साथ में कितना प्राइस बढ़ेगा वो भी सब मिलके, अकेले को डिसीजन नहीं लेता है। इज टेकन इन द इक्वल रेशियो, सभी को इसी तरह से सोच समझ के इक्वल डिसीजन लिया जाता है। दिस इंक्रीज इन वैल्यू, जो ये इंक्रीज हो रहा है, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द ओनर सोर्सेज। और ये जो इंक्रीज़ किया जाता है प्राइस, इस सभी में इक्वल जो शेयरिंग होगी इक्वल होगी। प्राइमरी को भी मिलेगा, सेकेंडरी में भी मिला,
ट्रेजरी को भी मिला था, हमने देखा यहाँ से इसके पास गया तो इसके पास, तो सभी को कुछ ना कुछ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हुआ था। तो इसी तरह से सोर्स, दिस सोर्स आर अवॉर्डेड, ये सोर्सेज जो मिला इनको, ये था अवार्ड फॉर सर्विस जो उन्होंने प्रोवाइड किया, दैट इज़ उसका प्रॉफिट। उसको अवार्ड क्या मिला? प्रॉफिट जो उसे मिला, जो उसने काम किया उसके कारण। लैंड एंड रेंट, जैसे ज़मीन अगर है आपके पास तो आप हाउस है तो रेंट में देते हैं, लेबर क्या करता है? वर्क करता है तो उसको वेज मिलता है। कैपिटल अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सोर्सेज भी जो है वो भी अर्न कर रहे हैं। तो द पेमेंट विच इज़ रिसीव्ड बाय द मीन्स, तो यहाँ पे द पेमेंट विच इज़ रिसीव्ड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें पैसे मिलते हैं, जो हम प्रोड्यूस बनाते हैं, करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, ऑफ अ नेशन इज़ इक्वल्स टू द इंक्रीज, तो जो हमने बनाया हमें उसके बदले में पेमेंट मिला, ठीक है, नेशंस में, देश के लिए। उसी तरह से इज इक्वल टू द इंक्रीज प्राइस डन बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस दैट नेशंस, तो वैसे ही तो प्रोडक्शंस, हमने जितना प्रोडक्शन किया हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगी देश को। तो जितना बना, हमने जितना अर्न किया अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शंस उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इसी तरह से हमने काम किया, हमने प्रोडक्शन बनाया, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो लगभग एक है। नाउ अब यहाँ पे इन दिस वे द प्रोडक्शन डन बाय द मीन्स, दैट इज मीन्स फैक्टर्स, किस चीज़ की लेबर चाहिए, लैंड चाहिए था, रॉ मटेरियल्स चाहिए था, ये सभी चाहिए प्रोडक्शंस के लिए, इज़ रिसीव्ड बाय द मीन्स। आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्लास 9 में पढ़ा था। दे आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेबर था, लैंड था, एंटरप्रेन्योर्स था, रॉ मटेरियल्स, ये सभी तब जाके प्रोडक्शंस होती है। रिसीव्ड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनकम, तब जाके हमें उसमें से इनकम प्रोवाइड होती है। देयरफॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे GDP के नाम से मोस्टली याद रखना, इसको GDP के नाम से याद कर लेना, क्योंकि इसे इसी नेम से ही ज़्यादा याद होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑल्सो, कि आपने जितना प्रोडक्ट किया तो आपने जितना प्रोड्यूस किया, अब उसी को बेचोगे तो इनकम भी आपको उतना ही मिलेगा। आप कम बनाओगे तो इनकम भी कम होगा आपका, तो डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, तभी आपका इनकम, तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम हो गया। इज़ वन एंड द सेम थिंग इन कंटेंट टू अ कंट्री। तो ये समझ में आया कि आपने प्रोडक्शन जितना करोगे, बेचने पर इनकम भी तो उतना ही आएगा, अर्न करोगे, तो एक प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम, अर्न कर रहे हैं हम जितना, इनकम हो गया। तो ये वही चीज़ है, अभी रिपीट किया। इन सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी सेड दैट द सम टोटल ऑफ इनकम, अगर हम बोले द सम टोटल ऑफ इनकम विच इज़ अर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन था उसके थ्रू जो हमने बनाया, प्रोड्यूस किया इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा था सिंपल ईजी याद रखो, ये ईजी लैंग्वेज है। देखो, नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड इन द फॉर्म ऑफ सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर और फाइनेंशियल ईयर लिखना ज़रूरी है, तब आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था कि नेशनल इनकम द इनकम विच इज़ अर्न विद इन द कंट्री एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड इन अ पर्टिकुलर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। या फिर आप ये वाला लिखो, सेम है, वही चीज़ ही है। इंटरप्रिटेड इन द फॉर्म ऑफ सम टोटल्स ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स, दैट इज इनकम फ्रॉम विद इन द कंट्री, एंड नेट इनकम अपॉन फ्रॉम अब्रॉड इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया नेशनल इनकम का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम रिफर्स टू द सोर्स इनकम। अब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या है? सोर्स इनकम प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है देश के अंदर, तो हम जो देश में बना रहे और बेच रहे देश के अंदर ही, वो हमारा डोमेस्टिक हो जाएगा। तो बाउंड्री क्या है? हमारा खुद का कंट्री। तो ये नेशनल इनकम हैज़ वेरियस फॉर्म विच आर नोन एज एक्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके लिए नेशनल इनकम को कहा गया वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग उसके अलग अलग रूप पे अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। कंसेप्ट मेनली है नेशनल इनकम।
ऑल दिस कंसेप्ट हैव देयर रिस्पेक्टिव साइंटिफिक नेम्स, सबकी अलग अलग नाम है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अदर मेजर वन अमंग। तो अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, ये वही चीज़ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, आप प्रोडक्ट जितना करोगे, जब सेल करोगे तो आपको उतना ही इनकम मिलेगा। दीज आर सेम थिंग। यहाँ पे नाम अलग अलग है बट ऑल आर सेम, ठीक है। इवन आफ्टर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑल दिस कंसेप्ट पोर्ट्रेट द इनकम ऑफ अ इकोनॉमी। नाम अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो इनकम देश का ही है। तो यूजुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो जीडीपी जो है ये हमें बताता है कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट कितना हुआ, और जितना प्रोडक्ट होगा हमारा इनकम भी उतना ही होगा। तो इनकम को फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू। तो ये क्या है, सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, कि हमारी वैल्यू मनी की किसकी है, क्या बेचा हमने, कौन सा प्रोडक्ट बेचा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो तब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल जीडीपी मिल जाएगा इन अ बाउंड्री विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। तो आज जो है नेशनल इनकम पे ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और होप आप इसको समझो और कोशिश करो कि इसे समझ में आए आपको। और रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग करोगे चैप्टर, फिर वीडियो देखोगे, और रीडिंग करने के बाद और फिर वीडियो देख के फिर वापस एक बार रीडिंग करोगे तो आपको क्लियरली पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर कैपिटल इनकम से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही।